नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ। खंभा गरी, कैसे हो? अच्छा, हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे थे और स्टैटिस्टिक्स में आज हम लोग नई चैप्टर लेंगे और वो चैप्टर होगा सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत आपको हमेशा होता रहेगा, ठीक है, हर जगह होता रहेगा। ठीक, तो चलते हैं जरा उस पर हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का वेटेज क्या है? सीए फाउंडेशन में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। जरा दिखाता हूं मैं। सीए फाउंडेशन में ये मेरे किताब और मेरा किताब है कैलाश ठाकुर का ये स्कैनर, और प्रीवियस ईयर का जो डेटा है उस डेटा में मैंने एनालिसिस करके रखा है और वो जरा आप देख लीजिए। क्वेश्चन में यह है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 22 में लिखा हुआ है, आप जरा देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 22 बच्चे, ये है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का वेटेज है, देखो 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 2 2 2 2 5 3 ऐसे 4 1 1 1 5 5 3। और जब से सीए फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है तब से इस चैप्टर के वेटेज देखिएगा। 5 क्वेश्चन है 2018 में अटेम्प्ट में, 7 क्वेश्चन 2018 के नवंबर अटेम्प्ट में, 2019 के मई अटेम्प्ट में 5 क्वेश्चन और फिर 7 क्वेश्चन नवंबर अटेम्प्ट में। मतलब इस चैप्टर का वेटेज है लगभग लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन, 5 to 7 हम वेटेज रेंज देंगे, 5 to 7। तो इस चैप्टर का वेटेज है 5 to 7 क्वेश्चन। इस चैप्टर का वेटेज है बच्चे 5 to 7 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन इस चैप्टर का वेटेज है। हमने जो किताब लिखा है क्विकर बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जरा देखिएगा। और इस किताब में बच्चे एक बात जरा सुनोगे, हमने हमारे इस किताब में स्टैटिस्टिक्स में मेरिट क्या है ये बताना चाहूंगा। स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो हमारी अपनी रिसर्च है। बाजार के किसी भी बुक में उस तरह का ट्रिक्स नहीं है, हमारी अपनी रिसर्च है। और वैसे वैसे क्वेश्चन है जिसका आंसर निकालने में 5-5 मिनट समय लगेगा, वो हमारा आंसर 2 सेकंड में देगा, ठीक है। दूसरा बात है कि हमारे इस किताब में मेरिट क्या है। टेबुलर फॉर्म में हमने बहुत सारी बातें लिखी, टेबुलर फॉर्म में ये जरा देखिएगा 22 चैप्टर और सेंट्रल टेंडेंसी ये है। लेकिन इसमें जरा फॉर्मूले वगैरह जो कुछ भी है यह देखोगे टेबुलर फॉर्म में हमने बनाया है कंपेयर करके, ताकि फॉर्मूला याद करने वाले को कोई दिक्कत ना हो। और बच्चे मैंने ऐसे बना दिया, अब मैं पढ़ाऊंगा भी ऐसे कि आपको घर पर कोई फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ यहीं पर याद हो जाएगा। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। इसमें इतने वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं कि करा जाए तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे और उसकी चांस पेपर में आने का बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जितना जो बताऊंगा मैक्सिमम 100% तो कोई नहीं कहता, लेकिन मैक्सिमम का दावा करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल ये दोनों के दोनों आपके टच करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान देना। ये टेबुलर फॉर्म में है, बहुत सारी और भी बातें, जैसे देखिएगा टाइप वाइज क्वेश्चन में है। इंस्टीट्यूट में तो लिखा हुआ है बातें, लेकिन हम इंस्टीट्यूट से बाहर नहीं जाते, हम इंस्टीट्यूट को ही फोकस करते हैं। बट हम पैटर्न वाइज टाइप वाइज बदल देते हैं कि क्वेश्चन अगर मान लेते हैं 50 क्वेश्चन करना है, 50 के बदला में आपको 5 क्वेश्चन कर ले, 6 क्वेश्चन कर ले, तो मैक्सिमम सारा टाइप का कवर हो जाएगा, तो समय कम लगेगा और मैक्सिमम टाइप्स हमारा कवर हो जाएगा। वो हमने है अपने किताब में लिखा हुआ है। इस किताब की बहुत बड़ी ये मेरिट है, ठीक है। लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा आपको अभी बताऊंगा, इससे कहीं ज्यादा। किताब किताब होता है, टीचर टीचर हैं, टीचर बोलकर समझाएगा, किताब बोलकर समझाएगा नहीं।
किताब में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंट्स देगा और आपको गाइड करेगा, अपनी दिमाग चलानी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चलते हैं जरा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। बच्चे एक बात जरा सुनो, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो जरा देखते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं कि आपको देखने में कोई दिक्कत न हो। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान देना। सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब क्या होता है? बीच वाला, बीच वाला ना। तो स्टैटिस्टिक्स में भाई सेंट्रल का क्या मतलब होता है? तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, तो उस सारे ऑब्जर्वेशन को बीच का वैल्यू कौन है, उसी को हम लोग सेंट्रल कहते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रल, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, सिंगल वैल्यू, अब जरा देख लो, उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल। जैसे देखिएगा जी, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, 10 है, 10 स्टूडेंट हैं और सभी का हाइट दिया हुआ है, तो मुझे एक सिंगल हाइट चाहिए। मतलब पूरे डाटा को एक अकेला फिगर, एक अकेला नंबर कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो सेंट्रल वैल्यू होगा, बीच का वैल्यू होगा। सबसे फर्स्ट नहीं होगा, सबसे लास्ट नहीं होगा, बीच का वैल्यू। तो बच्चों वो है सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। अच्छा दूसरा बात बताते हैं, टेंडेंसी की भी बात बताते हैं। मैं अपने क्विकर से ये थोड़ी सी बात दिखा दूं, जरा इधर ध्यान दे देना जी। डेफिनेशन, द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाइज ए सिंगल वैल्यूज as a representative of an entire distribution is called central tendency, ठीक है। it aims to provide an accurate description of the entire data. It is the single value that is most typical representation of collected data. Mean, median, mode are the three commonly used measure of central tendency. ये सब बातें हैं बच्चे, ये तो किताब की भाषा हो गई, किताब के अनुसार आपको मैंने आपको बता दिया। अब हमारे अनुसार चला चलिए, एक छोटा सा बात बताइए मुझे, सुनो एक छोटा सा बात बताइए। दो व्यापारी है, एक बिजनेसमैन यह है, ठीक है, और एक दूसरा बिजनेसमैन यह है। ये दो बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन का नाम ए है, दूसरे का नाम है बी। लेकिन एक बात जरा बताओ मुझे, सेंट्रल टेंडेंसी में जरा देखिएगा जी, यह डेली एवरेज 1000 रुपए कमा लेता है, 1000 रुपए, कभी 1200 रुपए कमा लेता है, कभी 800 रुपए कमा लेता है, ठीक है, कभी 1100 रुपए कमा लेता है। मतलब इस तरह से ही कमाता है। इसकी जो है कभी है 50 रुपए कमाएगा और कभी है 100 रुपए कमाएगा, 100 रुपए कमाएगा, कभी वह 2000 रुपए कमाएगा, कभी 300 रुपए कमाएगा। इस तरह से हमारे पास डाटा है। अब जरा मुझे बताइए जी, जब सीजन आएगा तो बी बहुत ज्यादा कमाएगा, 2000 रुपए। सीजन नहीं आएगा तो 50 रुपए कमाएगा, कभी कमाएगा ही नहीं। अब बताओ दोनों में कौन ज्यादा खुश रहेगा, कौन ज्यादा हैप्पी मोड में रहेगा, किसको अच्छा रहेगा, किसको टेंशन नहीं होगा? सोचो जरा सोचो। बिजनेसमैन ए कि बिजनेसमैन बी? बताइए। बिजनेसमैन ए। क्यों बिजनेसमैन ए? क्यों? क्योंकि एवरेज, इसकी एवरेज, इसकी भी एवरेज है, इसकी एवरेज वैल्यू है भैया 800, 1000 रुपया, 900 रुपया, 1200 रुपया, ऐसे डेली आ जाएगा, वो टेंशन नहीं है क्या कि इतना आएगा। तो ये है ज्यादा हैप्पी। तो इसकी टेंडेंसी कहाँ गई? सेंटर की तरफ, बीच की वैल्यू, एवरेज जो वैल्यू है हमें 800-900 रुपए, 1000 रुपए आ जाएगा, बस ये है। यहाँ पर इसकी है बड़ी मुश्किल, यहाँ पर है भाई कभी 50 रुपए भी आ जाए, कभी है 2000 रुपए भी आ जाए। तो यहाँ पर है थोड़ा डेविएशन ज्यादा, लेकिन सबकी सोच कहाँ है कि भाई एवरेज हमें इतना कहा जाए, बहुत ज्यादा कमाने का इंटेंशन नहीं, इसको बहुत ज्यादा कमाने का इंटेंशन नहीं, बहुत कम का भी नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा का इंटेंशन है और कभी सीधे नुकसान हो जाए। तो बच्चे सभी की टेंडेंसी होती है वह किधर होती है? सेंटर की तरफ होती है। तो अब जरा एक बात जरा बताओ, इस सारे इंटायर ये जो ऑब्जर्वेशन है, दिस आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस, इसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। अब जरा एक बात बताओ, इस सभी ऑब्जर्वेशन के लिए एक सिंगल नंबर चाहिए, इसके लिए सिंगल नंबर चाहिए,
सिंगल वैल्यू, दोनों के लिए सिंगल वैल्यू चाहिए। दिस सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, दिस सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू। अच्छा एक बात जरा सुनोगे, सेंट्रल वैल्यू हो गया दो, सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू। दूसरा बात जरा देखो, सभी की टेंडेंसी किधर होती है? एवरेज की तरफ, एवरेज की तरफ। टेंडेंसी कभी भी 2000 की तरफ नहीं है, कभी 50 रुपया, कभी 2000। बेटा ये बहुत ज्यादा रिस्की है। यहाँ पर जरा देख लो, एवरेज है 800, 1200, 1100, ये कमा रहा है, ये खुश ज्यादा है। मतलब सभी की अपनी इंटेंशन होती है वह न बहुत ज्यादा न बहुत कम, न बहुत ज्यादा न बहुत कम अर्न करने की इंटेंशन, वो ज्यादा खुश है। तो बच्चे इसलिए उसकी टेंडेंसी सेंटर की तरफ होती है। किसी की भी टेंडेंसी किधर की होती है? टुवार्ड सेंटर, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये जो टेंडेंसी है बच्चे, वह तीन तरह का है। तीन तरह का क्या क्या है बच्चे, एक बात जरा सुनोगे। ये सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी जो हम निकालेंगे वह तीन तरह की बातों में निकालेंगे। पहला बात वो है ऑब्जर्वेशंस, बेसिस। दूसरा पोजीशन बेसिस। तीसरा क्वालिटी बेसिस। तीसरा क्वालिटी बेसिस। ठीक है, टेंडेंसी किताब क्या क्या होगी? ऑब्जर्वेशन के आधार पर, पोजीशन के आधार पर और क्वालिटी के आधार पर। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो सेंट्रल वैल्यू होता है उसको कहते हैं मीन। उसको क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। ठीक है, पोजीशन के आधार पर जो सेंट्रल वैल्यू होता है उसको कहते हैं पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू। और क्वालिटी के आधार पर जो सेंट्रल वैल्यू होगा उसको कहते हैं मोड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, यह जो मीन है वह तीन टाइप का। एक बात जरा सुनोगे, मीन एक को कहते हैं अरिथमेटिक मीन, दूसरा को कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा को कहते हैं हार्मोनिक मीन। ये तीसरा को कहते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनोगे अब, पोजीशन पार्टीशन वैल्यू। बच्चे पार्टीशन वैल्यू में है, इसमें है एक पार्ट जिसको कहते हैं मीडियन, एक भाग को कहते हैं क्वार्टाइल, उसके एक और भाग को कहते हैं ऑक्टाइल जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके एक और पार्ट को कहते हैं डेसाइल, उसके एक पार्ट को कहते हैं डेसाइल, और एक और हिस्सा है उसको कहते हैं परसेंटाइल। उसको और एक हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? परसेंटाइल। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, मोड का ऐसा कोई टाइप नहीं है। ठीक है, बच्चे खत्म करने के लिए तो बस लोग आधा घंटा एक घंटा में ही पता नहीं कैसे खत्म कर देते हैं, लेकिन बच्चे इसको खत्म कराने में लगभग हमें 4 से 5 क्लास लगेंगे। समय अच्छा लगता है जी, समय लगता है अच्छा खासा, क्योंकि पढ़ना है, खेल नहीं करना, पढ़ाना है। बच्चे एक बात जरा सुनो, अब एक कौन सा मीन कब लगेगा वो हमने लिखा अपने किताब में, बड़े अच्छे से टेबुलर फॉर्म में लिखा अपने इस किताब में, इस क्विकर में मैंने बड़े अच्छे से टेबुलर फॉर्म में लिखा है, ताकि एग्जामिनेशन के समय समझने में हमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जैसे देख लीजिए जी,
मैंने है पॉइंट वाइज बनाकर दे दिया, ऐसे देखिएगा। चॉइस ऑफ ए सूटेबल एवरेज, किस केस में कौन सा एवरेज यूज होगा वो हमने लिखा है इसमें। बताऊंगा भी कोई अगर पार्टिकुलर सिचुएशन आ जाए तो इन दैट सिचुएशन विच सेंट्रल वैल्यू इज सुटेबल, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमने लिखा है, ये देख लीजिए बगल में सुटेबल सेंट्रल वैल्यू लिखा है। कहता है टू फोकस इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा, इन दैट केस अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड। ये सब काम पढ़ने से, ये सब पढ़ने से है ना, आपके थ्योरेटिकल जो पार्ट है उस पर अच्छे कमांड हो जाएगा और कंसेप्ट भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, याद ज्यादा समय तक रहेगा, आप कम भूलेंगे। ठीक है, ये है कंपैरेटिव रिलेशनशिप, आप बहुत ही कम भूलेंगे, आप बहुत ज्यादा जल्दी से याद रखेंगे। ये देख लीजिएगा जी, इसमें हमने और भी आगे लिखा है नेचर ऑफ फॉर्म ऑफ डेटा डिफरेंट है, अरिथमेटिक मीन शुड नॉट बी यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। ये सब कुछ लिखा हुआ है और मैंने ये सब है लिखा है ताकि एग्जामिनेशन में उस समय आपको है याद रखने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा बच्चे, एक बात जरा सुनो। अब ये मत बोलना कि सर अपने किताब की मार्केटिंग कर रहा है। मार्केटिंग क्यों ना करूं जी, मैंने किताब लिखा है तो कौन मार्केटिंग करेगा? मैं किसी को दूसरे को बुलाऊंगा क्या मार्केटिंग करने के लिए? और दूसरी बात है मेरिट है तब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर जो बच्चा पढ़ा है आप उसको देख लेना, उसकी स्टेटमेंट अभी खरीद के लाया और स्टेटमेंट लिख दिया, मैं खुश हो गया। हमने कहा कि चलो हमारे रियल पॉइंट को तो क्लियर कर दिया। ठीक है, तो बच्चे ये बात है, जरा इधर ध्यान देना बच्चे, इधर ध्यान देना। हमने तो ये बता दिया, अब हम लोग सिर्फ पहले अरिथमेटिक मीन पढ़ लेंगे। अरिथमेटिक मीन बड़ी पार्ट है, बहुत टॉपिक है, तीनों मीन में से सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन उससे कम है, बट मेन अरिथमेटिक मीन ही है और इसी से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अगर हम ये सब नहीं जानेंगे तो डिस्पर्सन नहीं कर सकते, डिस्पर्सन हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए जानना है। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनो। अब हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन के बारे में। पहले अरिथमेटिक मीन लिखोगे, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन कहते किसे है? अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3 डॉट 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 xn, arithmetic mean of observations x1, x2, x3 dot 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 xn, xn is denoted by x bar and defined as arithmetic mean of observations x1, x2, x3 dot 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 xn is denoted by x bar and defined as। बच्चे इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो डेफिनेशन में लिखिएगा जी, ऐसे करते हैं, डिफाइंड एज x bar is equal to x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाई स्मॉल a। जरा देखिएगा जी, इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे बच्चे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको लिखेंगे कैसे? बच्चे ये सभी सम है, तो सम के लिए हम समेशन यूज करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनोगे, समेशन यूज कर लिया, ये सभी में x x x x है तो x लिख दिया। ठीक, अब जरा देखोगे 1 2 3 4 डॉट 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 n है,
इसके लिए वेरिएबल हम आई लिख दिए, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर यहां पर हम लोग लिख देंगे n। यहाँ अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई है, आई के प्लेस पर, और यहाँ पर n लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे। अब बच्चे एक बात जरा सुनो, अब इसके आंसर, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, सभी ऑब्जर्वेशन को कैपिटल एक्स से भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। सिग्मा एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऐसे भी लिखा जाता है। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई कैपिटल लेटर में आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब है अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन, ठीक है। अब इसी पर ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 17, 19, 23, 29 and 37 इज डैश। पहला ऑप्शन, बच्चे ऑप्शन तो मुझे भी बताना पड़ेगा, 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया जी 18, बी में हो गया जी तुम्हें 23, सी में हो गया 25 और डी में हो गया जी नन ऑफ दीज। ये हमारा क्वेश्चन है। अब बच्चे इतनी इजी क्वेश्चन आता भी नहीं है, लेकिन सवाल है कि स्टार्टिंग का पार्ट है तो हमें तो बताना पड़ेगा ना। आप कैलकुलेटर से सबको प्लस करो, 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 37, तुम्हें कितना आता है और कितने ऑब्जर्वेशन है वो जरा उससे डिवाइड कर दो। बच्चे एक बात जरा सुनो, 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 37, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया जी 25। आंसर इज 25। समझ में आ गया। तो बच्चे यह हो गया जी अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन हो गया जी, क्लियर। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इसी पर बहुत तरह का सवाल बनता है, बहुत तरह का सवाल बनता है, ठीक। एक जरा लिखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन इसी पर, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 21, 27, x 31 and 47 is, if arithmetic mean of 21 plus 27, 27 plus x plus 31 plus 47 divided by 5 is equal to 33, then the value of x is, पहला ऑप्शन द वैल्यू ऑफ x इज, पहला ऑप्शन ये है तुम्हारा 35, बी में है 39, सी में है 42 और डी में है नन ऑफ दिस, डी में है नन ऑफ दिस। ये काम करना है बच्चे। एक बात जरा सुनो, अभी एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान दे देना जी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, x बार इज इक्वल टू इतना लिखा है ना, इसी बात को मैं दोबारा लिख रहा हूं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बाई एन, सिग्मा x बाई एन। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, सिग्मा x जिसको हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं इज इक्वल टू एन इंटू एक्स बार,
ठीक है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स बार। ठीक है, अब जरा एक बात सुनो, ये तो हो गया जी, हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर जरा देखिएगा जी, अभी अभी जरा देख लो, ये सब काम हम लोग है लिखकर नहीं करेंगे, बिना लिखे हुए करेंगे। 21 ऐसे समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, लेकिन लिखना नहीं है, हमें बिना लिखे हुए करना है। 21 प्लस 27 प्लस एक्स, यही करोगे ना। इसका मतलब ये हुआ 21 प्लस 27 प्लस एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 31 प्लस 31 प्लस 47 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स बार हो गया आपका 33। एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो गया 33। ठीक है, 33 एक्स बार इज इक्वल टू हो गया 33। तो अब जरा देखोगे, सबको सम करो, ये सबको ए का 7 8 8 1 9 9 प्लस 7 16, ये हो गया 3 2 5 5 3 8 8 4 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 165। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 165 में क्या करो 126 से माइनस कर दो, 15 में 6 हो गया माइनस, ये हो गया 15 माइनस 12 3 39। तो आंसर हो गया जी 39। आंसर इज 39। आंसर इज 39। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, आंसर इज 39। आंसर इज 39। अब जरा एक बात जरा सुनो, ठीक है, अब हमें काम करना है तो इतना हम क्यों लिखेंगे? अरे देखो कितने ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेटर से काम करो ना, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन, और इसका मीन है 33। तो 5 इंटू 33 करोगे तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम हो जाएगा। तो 5 इंटू 33 में इसको माइनस करोगे तो यही बचेगा ना। तो कैलकुलेटर से कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। कितना मीन है बच्चे 33। तो 33 इंटू 5, ये तो हो गया, इसमें सभी को माइनस कर दो। तो माइनस कर दोगे तो कितना आएगा -21 -27 माइनस कौन है 31 -47 39। कहाँ कुछ लिखना पड़ा, कुछ लिखना पड़ा, कैलकुलेटर से हमने काम कर लिया, कुछ लिखना पड़ा कुछ भी नहीं। तो आंसर हो गया बच्चे 39। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, हमारे पेपर में कहीं भी आप देखेंगे सी इंस्टीट्यूट के किताब में इस फॉर्मूले पर, इस पर भी है, फॉर्मूला पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, दिया हुआ है। आप जरा देखिएगा जी, क्वेश्चन इस पर बनाता हूं मैं, इस पर बनाता हूं। द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए डेटा is dash times of their mean। पहला पहला मिनिमम, दूसरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, डी में लिखेंगे नाना बीज। मैं ये नहीं कहता कि यही सेम फिगर, यही सेम नंबर है, मतलब है वर्ड यूज किया हुआ होगा। क्वेश्चन इस तरह का पेपर में आया हुआ, पेपर में नहीं तो आपके सीएनक्यू की किताब में है, और वहां पर आप फंस जाएंगे। क्या है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ, सभी ऑब्जर्वेशन को सम करना।
ये हो गया इज इक्वल टू एन इंटू एक्स बार ही फॉर्मूला है। तो एक्स बार है, इंटू का मतलब क्या हुआ टाइम्स, इंटू का मतलब हो गया टाइम्स एक्स बार, डियर मीन, मीन का मतलब हो गया एक्स बार, इनटू का मतलब टाइम्स ए एन है। एन को क्या कहते हैं, यहाँ एन टाइम्स हुआ ना, एन को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एन टाइम्स ऑफ देयर मीन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइम्स ऑफ देयर मीन, ये लिख सकते हैं। चाहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइम्स ऑफ डैश, तो आंसर हो जाएगा मीन। इसी सब क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जरा एक बात जरा सुनिएगा जी, एक बात जरा सुनोगे, द रेशियो ऑफ, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देयर मीन इज डैश, इज डैश मीडियन, बी मोड, सी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डी नन ऑफ दिस। बताइए जी, अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो कहोगे यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आंसर कैसे दोगे? बस सोचो ना जी, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले उसको लिखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब रेशियो किसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को सिग्मा एक्स बोलते हैं, एंड किसका, एंड दियर मीन, मीन मतलब ये हो गया नीचे एक्स बार। तो जरा एक बात बताओ, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स बार, इस एक्स बार को इसके नीचे ले जाओगे तो बचेगा कौन, एन बचेगा ना, इस एन को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो पेपर में ऐसे फॉर्मूला पर क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको ये याद रख, ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अब हर फॉर्मूला को कितना याद करेंगे, उसी फॉर्मूला को कुछ भी पूछा जा सकता है। यही पूछा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन इज, क्या करोगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक ही चीज को बहुत तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है, तो बच्चे ये ध्यान रखना चाहिए। अब जरा देखो बच्चे, एक बात जरा सुनो, अब है क्वेश्चन को हम लोग पैटर्न बदलते हैं, क्वेश्चन की पैटर्न बदलते हैं और उस पर जरा ध्यान दे दीजिएगा जी, क्वेश्चन की पैटर्न बदलते हैं और उस पर जरा ध्यान दे दीजिएगा जी। ठीक है, क्वेश्चन की if average weight of 50 boys of a class is, ऐसे लिखते हैं, let average weight of 50 boys of a class is 62 kg if weight of the class teacher, weight of the class teacher is included, if weight of the class teacher is included, then average weight increases by 1 by 2 kg, 1 by 2 kg. The weight of the class teacher is, पहला ऑप्शन
62 kg। दूसरा ऑप्शन ये है 50, 62, ये हो गया 87.5 kg। तीसरा ऑप्शन 92.5 kg। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये है बच्चे क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप जरा बता दीजिए मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर जरा आप बता दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। एक मैं प्रॉपर तरीका, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पीटर में पड़ी हुई है, लेकिन मैं बता रहा हूं उसको जरा देखिएगा। सेम क्वेश्चन तो होगा नहीं, मैं तो अपना अपना नया नया क्वेश्चन तैयार करता हूं। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, ठीक है बेटे, इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले तो मैं बिना लिखे हुए समझाऊंगा नहीं, लिख के समझाऊंगा, उसके बाद कैलकुलेटर पर आंसर आ जाए। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा जी। बच्चे एक बात जरा सुनो, सिग्मा एक्स सम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स बार, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर जरा लिखोगे क्लास टीचर प्लस सम ऑफ वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना होगा। तो टोटल 50 प्लस 1, 50 स्टूडेंट्स प्लस एक क्लास टीचर, तो 51 स्टूडेंट्स हो गए इनटू 51 स्टूडेंट्स हो गया इनटू। अब जरा देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो हो गए। अब इसका वेट, एवरेज वेट, एवरेज, तो एवरेज है बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, एवरेज है तो क्या, तो यहां पर अब 60 नहीं रहा, अब 62.5 हो गया। आधा केजी वेट बढ़ गया, एवरेज आधा बढ़ गया। तो इतना को करके देखो तो कितना आएगा, 51 इंटू 61, 51 इंटू 62.5, 3187.5, 3187.5, 3187.5, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, सम ऑफ वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, ये कितना होगा बच्चे 50 n इंटू एक्स बार, तो इसकी है 62, ये टोटल कितना होगा जी, तो 62 इंटू 50 इज इक्वल टू हो गया 3100 केजी। ये हो गया इतना केजी, ये हो गया इतना केजी। अब जरा मुझे बताओ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब इस पूरा में से इस वाले हिस्सा को माइनस कर देंगे, ये 3100 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्लास टीचर का वैल्यू आ जाएगा माइनस माइनस वेट ऑफ क्लास टीचर इज इक्वल टू, वेट ऑफ क्लास टीचर इज इक्वल टू 3187.5 माइनस 3100 इज इक्वल टू 87.5 kg, 87.5 kg हो गया आंसर। ये तो हो गया जी। अब बताओ बच्चे, बताओ, इस काम को करने के लिए हमें लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। टोटल है 31, 51, 51 में से 50 वाले का टोटल वेट माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से ऐसे करो ना, ये देखो ये प्लस है, अब बेटा ये माइनस है, तो ये क्या करो 51 इंटू 61, 62.5 इक्वल टू m प्लस दबा दो, इसके पहले प्लस है तो यहाँ पर 50 इंटू 62 है इक्वल टू इसका है m माइनस दबा दो, m माइनस दबा दिया। अब MRC का बटन दबा दो, MRC का बटन दबा दो, ये आ जाएगा। इस काम को करने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 5 सेकंड, ठीक है। ये जरा देखोगे, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा जी। 51 इंटू 62.5 इक्वल टू m प्लस,
यहां पर 50 इंटू 62 इक्वल टू m माइनस MRC का बटन देख लो, हो गया। तो आंसर कितना आ गया 87.5, ये आ गया 87.5 kg, 87.5 kg, ठीक है, 87.5 kg, क्लियर। ये हो गया जी हमारा आंसर। बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, इधर ध्यान से देखिएगा, 87.5 kg, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। 1 मिनट शांत रहो बच्चे। अब मैं आपको फिर दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, अगले टाइप का, इसी में टाइप का है। लेट एवरेज height of 25 students of a class is 25 students of a class is 170 centimeter, 170 centimeter. One student left the school and then average height reduces by 0.25 centimeter, 25 centimeter. Find height of the student who left the school, option A 160 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 170 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में लिखोगे 175 सेंटीमीटर, सी में है 176 सेंटीमीटर, डी में है जी नन ऑफ दिज, डी में है नन ऑफ दिज, 176 सेंटीमीटर, डी में है जी नन ऑफ दिज, डी में है नन ऑफ दिज, ठीक है। चलिए अब जरा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा ये बताइएगा। बोलो बोलो बोलो, इसका आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 25 इंटू 170 करोगे तो 25 बच्चों का टोटल आ जाएगा। अब एवरेज घट गया कितना, तो 0.25 सेंटीमीटर, तो पहले था 170, अब कितना हो गया 0.25 सेंटीमीटर कम हो गया, तो 170 में 0.25 माइनस कर दो, 170 माइनस 0.25 कितना है 169.75, इतना आ गया। इसको क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हैं 24 बच्चा का हुआ ना, एक तो भाग गया, तो बच्चे कितने 24, अब वो 24 जो बच्चे बच गए उसकी टोटल कितनी होगी, तो इतना इंटू 24, इतना आ गया। इसको m माइनस कर दो, एक कम है। अब 25 इंटू पहले वाले का 170 है, ये है, अब इसको m प्लस कर दो और इसके बाद सिंप्लीफाई करो, हो गया आंसर, 176 इज द आंसर। तो आंसर इज 176 सेंटीमीटर, हो गया, आंसर इज 176 सेंटीमीटर। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान दे दीजिएगा, मैं लिख कर बता देता हूं, इसी बात को लिख देता हूं, जरा इधर ध्यान से देखो बच्चे, इसी को मैं लिखता हूं, जरा देखिएगा जी कैसे लिखता हूं, जरा देखिएगा। यहां पर है, यहां है 25 इंटू 25 इंटू
ये हो गया 170। ये 25 बच्चों का टोटल है ना, 25, 25 स्टूडेंट्स वेट, इसमें से 24 स्टूडेंट्स का टोटल वेट कितना हो गया, 169.575, इतना ही, 25 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, इतना ही आएगा ना। तो ये हो गया 24 स्टूडेंट्स का वेट, तो फिर एक स्टूडेंट का बच जाएगा ना, ठीक है। हाइट ऑफ वन स्टूडेंट, हाइट ऑफ वन स्टूडेंट कितना बच जाएगा, जो छोड़ के चला गया वो करके भाग जाएगा। अब जरा एक बात जरा बताओ, इसको करोगे कैसे, ये प्लस है ये, तो इसको कैलकुलेट करो, m प्लस दबाओ, इसको कैलकुलेट करो, m माइनस दबाओ, MRC का बटन दबा दोगे, जो बच्चा मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बता देगा, एंड दैट डिफरेंस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द कॉलेज स्कूल, हु लेफ्ट द स्कूल। ये करना है जी, देख लीजिएगा। 25 25 इंटू 170 m प्लस, ये हो गया टोटल 25 बच्चों का, 24, और इसका एवरेज है 169.75, ये हो गया इसका, ये हो गया m माइनस, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 176, ये हो गया जी आपका 176। तो जो छोड़कर भाग गया उसका हाइट था 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर, ठीक है, उसका हाइट जो है वह 176 सेंटीमीटर, तो आंसर हो गया 176 सेंटीमीटर, हो गया आंसर। कर लेंगे बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, ये देखो एक बात जरा सुनो, अब इसी पॉइंट को हम लोग दूसरे ढंग से भी कर सकते थे, लेकिन अब दूसरे तरीका से नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है, दिमाग में करने का मतलब है कि दिमाग में तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, दिमाग पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं यार उतना क्यों करो, हम क्यों ना कैलकुलेटर से कर ले, और कैलकुलेटर से कर लेते हैं, हमारा काम काफी आसान हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, ये तो हो गया जी, इतना हो गया, तो क्या करेंगे जी, क्या होगा कैसे होगा वो जरा देखिए बच्चे, इसमें और भी बहुत तरह का सवाल है, और भी बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, हाँ जी। अब जरा एक बात जरा सुनोगे, अब मैं आपको एक दूसरा बात बता देता हूं, टू फाइंड करेक्ट मीन, करेक्ट मीन, इनकरेक्ट मीन है तो करेक्ट मीन कैसे हम निकलेंगे, रेक्टिफाई मीन, इसको कहते हैं रेक्टिफाई मीन, मतलब है रेक्टिफाई मीन, रेक्टिफाई मीन, ठीक है, रेक्टिफाई मीन, ठीक। अब जरा मुझे एक छोटा सा बात बताइएगा जी, छोटा सा एक बात बताइएगा जी, कि जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, जैसे 5 है, 8 है, 10 है, और ये हो गया 18, 5, 23, और 23 हो गया, और ये हो गया 17 हो गया, ये टोटल कितना हो गया बच्चे, तो ये हो गया 8, 7, 15, 20, 30, 40 हो गया। इस इसको टोटल किया तो इसका हेडिंग है एक्स, उस एक्स में सिग्मा लगाएंगे, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 40 हो गया ना, सिग्मा एक्स इक्वल टू 40, 5, 8, 5, 12, 8, 5, 13, 13 और 17 कितना हुआ 30, और 10, 40। अब इसकी एवरेज बनाते हैं, तो एवरेज हो गया बेटा 40/4, टोटल है 4 ऑब्जर्वेशन 4, तो ये हो गया जी 10, यही वैल्यू हो गया ना जी। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनो, बाद में ये पता चलता है कि ए वाला गलत है, ये 8 नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था मेरा 7 होना चाहिए, ये 8 नहीं होना चाहिए था, यहां 7 होना चाहिए, तो इसका मतलब जो 7 होना चाहिए था, तो ये तो 39 हो जाता, 39 में 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज हमारा क्या आएगा
39 में 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आएगा 9.75। ये हो गया 9.75, 9.75 होगा ना, वो करेक्ट मीन होगा। तो इस बात को हम कैसे समझाएं, इस पॉइंट को हम कैसे समझाएं? ठीक है, तो बच्चे एक बात जरा सुनो, हमें ये सब नहीं दिया होगा, ये ऑब्जर्वेशन नहीं दिया होगा, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ इसके बारे में दिया होगा और इस मीन के बारे में दिया होगा और कहेगा कि आप करेक्ट बताइए। ये कोई ऑब्जर्वेशन ना हमारे पास ये होगा, ना हमारे पास यह होगा, ना हमारे पास ये होगा, ये सब नहीं होगा और तब कहेगा करेक्ट मीन बताइए। ठीक है, तो जरा देखिएगा जी, करेक्ट मीन बताइए, क्या करेंगे कैसे करेंगे वो जरा देख लीजिएगा। तो जरा देखोगे, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस इज 10 आफ्टर इसके हो गया 10, वन ऑब्जर्वेशन 8 was found incorrect in rechecking the number was 7, find the correct mean, 9.75, ये हो गया 11.25, ये हो गया जी 10.25, डी में हो गया जी नन। अब ऐसे सवाल पूछते हैं, हमारे क्वेश्चन में ये सब नहीं होगा, यही सेम चीज मैंने लिखा है, इसी के बारे में हमने पूरा लिखा है यहां पर, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा, हमारे खाली बस इस तरह से लैंग्वेज में लिखा होगा। एंड देन यू हैव टू फाइंड द करेक्ट मीन, दैट इज यू हैव टू रेक्टिफाई मीन, रेक्टिफाई करेक्ट मीन बताओ। 8 देखो 8 गलत टाइप हुआ था, इसके बदला में 7 होना चाहिए था। और अब जरा बताओ, जब 8 लिए थे तो हमारा मीन था 10, अगर 8 के बदला में 7 होता तो हमारा मीन कितना होता, ये हमें निकाल कर बताना। तो बच्चे एक बात जरा बताओ, इसी बात को समझाऊंगा ऐसे हम, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, सुनो, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन एक्स बार, सिग्मा एक्स इक्वल टू एन एक्स बार होगा ना। अब जरा एक बात बताओ, एन तुम्हारा 4 है, एक्स बार तुम्हारा 10 है, तो ये 40 होगा। अब बताओ, ये गलत, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, तो करेक्ट सिग्मा एक्स, तो क्या करोगे, जो 40 है इस 40 में से गलत है, गलत को हटा दो, और सही है तो सही लाना है, तो इसका मतलब प्लस कर दो, ये हो जाएगा 39, ये हो गया 39, ये हो गया जी 39, क्लियर, ये हो गया 39। अब जरा मुझे एक बात बताना है जी, ये 39 हो गया, अब इस 39 का हमें मीन बताना है, तो करेक्ट मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू, ये 39 है, ऑब्जर्वेशन पहले भी 4 था, अभी भी 4 ही है, 8 के जगह पर 7 हो गया तो 4 ही है, 4 से डिवाइड करोगे तो 9.75 है, यही आएगा ना। अब इसी पॉइंट को मैं अब लैंग्वेज में लिखूंगा, ये टोटल में से इसको माइनस किया, एक करेक्ट को प्लस किया, हमें करेक्ट आ गया, इसी बात को मैं अब लैंग्वेज में लिखूंगा। कभी भी आप काम करोगे तो ये सब सोचना नहीं है, ये सब सोचना नहीं, कुछ नहीं सोचना, आपको यहां सोचना करेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू इनकरेक्ट मीन,
x बार n इंटू इनकरेक्ट मीन x बार। इसमें से इनकरेक्ट को माइनस करना और करेक्ट को प्लस करना, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस इसको हटाना है और करेक्ट ऑब्जर्वेशन को लाना है, बस अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगा। n कितना है बच्चे यहाँ पर 4। इनकरेक्ट मीन बच्चे एक बात जरा सुनो, होना चाहिए था 7, हो गया 8। 8 था इस कारण से मीन है 10। 10 इसका मतलब गलत हुआ ना, ये 10 तो गलत हुआ ना, क्यों? क्योंकि 8 यूज किया गया है, 7 यूज होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया ना, तो इसलिए हमारा 10 जो है भाई इनकरेक्ट मीन। इसमें से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8 है, करेक्ट 7 है। देखिए 39 आया कि नहीं आया ना। तो फाइनली आप फॉर्मूला जो यूज करोगे वह ऐसे यूज करो, ऐसे यूज करोगे। पहला बात, इफ इनकरेक्ट observations are replaced by correct observations. Incorrect observations are replaced by correct observations. ठीक है जी, replaced by correct observations, ठीक है। तो correct mean is equal to, ये लिखोगे, यहां पर लिख दो correct mean is equal to n into incorrect mean minus incorrect observation प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n लिख दो, हो गया। अब ये फार्मूला आप लगाओगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे और वो डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे नहीं, यहाँ यहाँ वहां कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधे कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा कैलकुलेटर पर। एक अभी अभी जो काम किया है वो कर लो ना, कैलकुलेटर से n तुम्हारा 4 है, ये हो गया 10, इनकरेक्ट 8 है, करेक्ट 7 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, आंसर आ जाएगा। ये काम आपको कैलकुलेटर से करना है। ये हो गया 4 इंटू 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 है इनकरेक्ट, प्लस है 7 डिवाइडेड बाई 4 ऑब्जर्वेशन है 4, 9.75। ये हो गया जी 9.75, 9.75, ये हो गया जी 9.75, हो गया 9.75, ये हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, एक क्वेश्चन ऐसा ही लिखते हैं, मैं अपने क्विकर से लिखता हूं, अपने क्विकर से क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं इसी टाइप का, और आप बनाइए जरा। मैं अपने क्विकर से एक क्वेश्चन ले लेता हूं करेक्ट मीन में। एक बात जरा देखिए, एक क्वेश्चन, ये मैंने यही बात लिखा है, ठीक है। n इंटू इनकरेक्ट मीन इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन बाई n। ये क्वेश्चन जरा लिखिए आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना है जी, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना है, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, मैं लिख देता हूं। द मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, द मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स were found to be 40. Later on it was discovered that discovered that a score of 23 was misread as 63. Find the correct mean
find the correct mean, find the correct mean corresponding to the correct score, corresponding to the correct score. Option A 39.2, B 37.4, C 40, डी में लिखोगे नन ऑफ दीज। यही है क्वेश्चन बच्चे, यही है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। और इसको पढ़िए और देखिए, बताइए क्या होगा आंसर। कहता है द मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। 50 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स जो है वह 40 है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट ए स्कोर ऑफ 23 वाज मिसरीड एज 63। 23 को गलती से कितना पढ़ लिया गया, 63 पढ़ लिया गया। फाइंड द करेक्ट मीन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट स्कोर। पढ़ना चाहिए था 23, पढ़ लिया 63। तो इसका मतलब ये जो मीन निकाला हुआ है, यह जो 40 है वह गलत है कि सही है? गलत है। ये देखो बेटा n इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, एवरेज हमें दिया हुआ है 40, और ए है देखोगे 23 दिया हुआ है, और करेक्ट 23 करेक्ट स्कोर, और उसके बाद है इनकरेक्ट स्कोर। करेक्ट स्कोर, इनकरेक्ट स्कोर, ठीक है। करेक्ट स्कोर, इनकरेक्ट स्कोर, जरा इधर ध्यान दे देना बच्चे। कहता है 23 वाज मिसरीड एज 63, मतलब 63 तो गलत हुआ ना, इनकरेक्ट 63 हुआ, 23 करेक्ट हुआ। यूज करना चाहिए था 23, यूज हो गया तो 63, इसका मतलब ये जो मीन आया वो गलत है कि सही है? तो इनकरेक्ट है। तो कहता है करेक्ट मीन बताओ। तो कैलकुलेटर यूज करोगे, लिखोगे क्यों? ऐसे मैं लिख देता हूं क्योंकि तुम्हें समझ आ जाए। करेक्ट मीन इज इक्वल टू n इंटू n कितना है जी 50, इनकरेक्ट मीन है 40, ये हो गया हमारा टोटल। इस टोटल में से गलत वाला को माइनस करो, और सही जो है 23। टोटल हमारा 50 ऑब्जर्वेशन था, ये 63 माइनस हुआ और फिर 23 आ गया, तो 50 का 50 ही रहेगा। अब जरा इसी को सिंप्लीफाई करिए, ये जरा देख लीजिएगा आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, 50 इंटू 40, ये हो गया जी 50 इंटू 40 माइनस 63 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 50, कितना आ गया 39.2। तो आंसर इज 39.2, हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से निकालें। समझ में आ गया बात? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं क्विकर से ही बता देता हूं, 2-3 टाइप का बता देता हूं, बाकी फिर बताते रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब दूसरा है टाइप, और वो जरा देख लो। दूसरा टाइप है मीन ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर रिमूव्ड। टाइप 2, ये टाइप 1 था बच्चे, ये टाइप 1 था, दिस वाज टाइप 1, ये टाइप 1 क्वेश्चन था। टाइप 2 पर आ जाओ। इफ इनकरेक्ट observations are removed, incorrect observations are removed, if incorrect observations are removed, ठीक है। तो बच्चे क्या होगा जी, तो करेक्ट मतलब है कि न्यू मीन इज इक्वल टू क्या होगा। एक बात जरा बताओ, n इंटू ओल्ड मीन, ये तो हो गया टोटल। इसमें से हटाया किसको गया, तो रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन, जिसको हटा दिया गया उसको तो माइनस ही करोगे। अब हमारे पास है n,
माइनस ऑब्जर्वेशन रिमूव कर दिया गया। तो कितने ऑब्जर्वेशन यूज किया गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से रिमूव्ड। जितने ऑब्जर्वेशन रिमूव कर दिया गया वो हटा देंगे, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारा मीन बच जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा इधर देखिएगा जी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व्ड वैल्यूज वाज फाउंड टू बी। क्वेश्चन ये है, द मीन ऑफ द 20 observed values was found to be 68.4, but later on it was found that two observations observed values 65 and 72 are incorrect the mean if this incorrect observation, the mean if these incorrect observations are removed from the data, पहला ऑप्शन 75 41, सेकेंड ऑप्शन 68 39, तीसरा ऑप्शन 81 32, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इस रूल को लगाओ, n इंटू ओल्ड मीन, ठीक है, n इंटू ओल्ड मीन। जरा देखो बेटे, एक बात जरा सुनो, 20 ऑब्जर्वेशन ए हो गया n, इस 20 ऑब्जर्वेशन का मीन है हमारे पास 68.4, मीन है 68.4, लेकिन बाद में दो ऑब्जर्वेशन एक गलत पाया गया। क्वेश्चन कहता है कि इस गलत ऑब्जर्वेशन को हटा दो। तो जब हमारे पास टोटल 20 है, 20 में से दो को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 18 ना। तो उस 18 ऑब्जर्वेशन का हमें मीन बता दो, उस 18 ऑब्जर्वेशन का मीन बता दो। तो बस सिंपली है, मीन इज इक्वल टू, टोटल है 20, तो इस 20 ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना हुआ जी? 68.4। इसमें से हटाऊं किसको? तो 65 को हटा दिया गया और 72 को हटा दिया गया। हमारे पास टोटल 20 ऑब्जर्वेशन था, एक यह और एक यह, दो ऑब्जर्वेशन हटा दिया गया। अब इसी को करना है हमें कैलकुलेट, वो भी करना है कैलकुलेटर से, आंसर आ जाएगा फटाफट। ये देखो 20 इंटू 68.5, ठीक है, ये देखो 20 इंटू 68.4 माइनस, हटाऊं तो किसको किसको हटाऊं? 65 और 72 को, तो माइनस 65 और माइनस 72 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? 18 बच गए, 18 तो 18 से डिवाइड करो। 68.388, 68.388 को राउंड अप करके लिख दो, 68.388
ये बेटे कॉमा नहीं है, ये कॉमा है, ये यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कॉमा नहीं है, पॉइंट है। 75.41, ये 75.41 ऐसे है। ठीक है, हमने ठीक से देख नहीं पाया। 68.39 है और ये 81.32 है, तो ये हो जाएगा 68.39। 88 आया ना, तो राउंड अप कर दोगे, ये देखो ना 388, ये 8 है तो इसको 9 कर देंगे। यह हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई? अच्छा बच्चे, एक बात जरा सुनोगे। अब है टाइप 2 का क्वेश्चन, मैंने बता दिया जी। टाइप 3 का देख लो, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है यार, बहुत कुछ बताना बाकी है। टाइप 3 में जरा देखिएगा जी, बहुत सारे टाइप है, उसमें से हम कुछ टाइप ले रहे हैं। अब अगला है टाइप 3। N2 observation values are replaced by N1 observation is replaced by N2 new observation। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ, लिखूंगा उससे अच्छा कि मैं जूम कर देता हूँ। आप इसको लिख लीजिए, आंसर मत लिख लो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अगला टाइप, टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3। ठीक है बच्चे, एक बात जरा सुनोगे। टाइप 3 कहता है एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास वाज फाउंड टू बी 52 kg। 3 students with weights 60 kg, 44 kg and 52 kg left the school, and 2 new students with weights 58 kg and 61 kg joined the class. Find the average weight of this class। ये हमें निकाल कर बताना है। बच्चे, मैं क्वेश्चन तेरे सामने रखा, क्वेश्चन मुझे लिखना नहीं पड़ा, अब मैं सीधे आंसर लिखता हूं। तो बच्चे, न्यू एवरेज वेट, एवरेज वेट, जरा इधर ध्यान देना जी। टोटल कितना है? 40 स्टूडेंट, इस 40 का एवरेज कितना है? तो 52 kg। इसमें से कौन कौन हट गया? तो हट गया कौन कौन जी? 60, 44 और 52। 60, 44, 52 ये हट गया, और 58 और 61 kg वाला आ गया। तो हमारे पास टोटल था 40 स्टूडेंट, इसमें से 3 तो भाग गया, लेकिन 2 नए आ गया, 2 नए आ गया, तो हमारे पास टोटल कितना? 37। 2 और आ गया तो 39 हो गया। अब इसी को कैलकुलेट करना है हमें, लिखना। एक क्वेश्चन की पैटर्न अगर मालूम हो ना, तो हम क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, हम फटाफट काम कर लेंगे। क्वेश्चन को करने में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेटर से इतना इंटू इतना, माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस और डिवाइडेड बाई 39, हो गया आंसर। करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना। ठीक है, मैं करके बता देता हूं जी, मैं लिखता हूं जी, क्योंकि हमें जूम आउट करना पड़ेगा, तभी कैलकुलेटर दिखेगा, नहीं तो कैलकुलेटर नहीं दिखेगा। हाँ जी, एक बात जरा सुनो, कितना है बच्चे? एक बात जरा सुनो, 40, तो 40 इंटू कितना? 52 माइनस 40 इंटू 52 माइनस 60, फिर माइनस 44, फिर माइनस 52 प्लस 58 आया, और दूसरा आया 61 kg वाला, ये आया कितना? डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, 40 में से 3 भाग गया, 2 और आ गया तो 39 डिवाइडेड बाई 39। 52.38
ऑप्शन में देखिए 52.385, 52.385 कोई ऑप्शन में है बच्चे? 52.385 ऑप्शन में है, जरा देख लीजिए। ए है ना ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इतना इज इक्वल टू आएगा 52.385 kg। हो गया आंसर। ठीक है, टाइप 3 हो गया जी। टाइप 4 का क्वेश्चन जरा लिखिएगा। न्यू क्वांटिटीज, अगला टाइप 4। टाइप 4 का क्वेश्चन, जरा इसको जूम कर देता हूं, आप नोट करिए, क्योंकि नोट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नहीं तो मैं लिखूंगा तो लिखने में वक्त लग जाएगा, तो थोड़ा सा समय हम बचा लेते हैं अपना। ये हमारा किताब का है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, और इतना वेराइटीज का क्वेश्चन कर लोगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कहता है द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। When the age of the class teacher is included, the average becomes 15 years or increases by 1 year. Find the ये तो मैंने बताया है, इस टाइप का सवाल बताया है। ये हो गया क्लास टीचर का, बता दीजिए। एक क्लास टीचर का एज बताना है। अब पढ़ लो, मैं इसको बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने बता रखा है। टोटल 30 लड़का है, उसका 14 है, तो 30 इंटू 14 कर दो, तो ये बच्चों का टोटल वेट आ जाएगा। इसमें से क्या करोगे, अब एक और टीचर बढ़ जाएंगे तो 31 आदमी हो जाएंगे, और एवरेज हमारा 1 ईयर बढ़ गया, 15 ईयर बढ़ गया, 15 ईयर हो गया। तो 31 इंटू 15, उसमें से उसको माइनस कर दोगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, रिजल्ट आ जाएगा 30 इंटू 14, 30 इंटू 14, ये आ गया बॉयज का। अब कितना है, 31 आदमी हो गया, एक टीचर हो गया, और इसका एवरेज 15 है। तो टीचर के सहित टोटल वेट हो गया हमारा, टोटल एज हो गया 465। ये हो गया हमारा, वो प्लस किया था कि माइनस, ये प्लस। अब एमआरसी का बटन, ये तो गड़बड़ हो गया, 465 आ गया, उसको माइनस करना था, इसको प्लस करना था। फिर दोबारा कर देता हूं, सुनो। ये 30 इंटू 14, ये आया था किसका, बॉयज का, तो एक कम होगा ना, तो माइनस कर दो। और 15 एवरेज है और 31 आदमी हो गया, ये हो गया इंक्लूडिंग टीचर, प्लस कर देंगे। एमआरसी बताओ, 45 साल। तो आंसर इज 45 ईयर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डिटेल में बता दिया हुआ है, ठीक है। तो ए हो गया जी आपका, डिटेल में भी हमने समझा दिया हुआ है। यहां पर क्लास टीचर का वेट बताना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 31 इंटू 15 है, ये 31 पर्सन का हो गया। इसमें से है 30 इंटू 14 है, ये 30 पर्सन का हो गया। तो ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 45 ईयर्स, ठीक है। ये आएगा जी हमारा 45 ईयर्स। इसी तरह से है बच्चे, एक बात जरा सुनो, बॉय वाला जो मैंने है वो बता ही दिया है, एवरेज, डिक्रीज और डिक्रीज और इंक्रीज, ये वाला भी बता दिया है, ठीक है। हाँ जी, ये वाला भी बता ही दिया है आपको। एवरेज, डिक्रीज ड्यू टू रिप्लेसमेंट, ये सब मैंने बता दिया जी। एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज डिक्रीज बाय 3 months। One boy is 20 years is replaced by new boy। Find the age of the new boy। चलो, ये सब मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर है टाइप 6, देख लो, एक टाइप 6 देख लो, एक करके बता दो मुझे। टाइप 6 नंबर क्वेश्चन, टाइप 6 कर लो, जरा देखिएगा जी। 24 बॉय है, उसकी एवरेज है
डिक्रीज बाय 3 मंथ्स, एवरेज एज ऑफ 3 महीना डिक्रीज किया गया व्हेन वन बॉय इज 20 साल का एक लड़का है उसको लाने के बाद, तो कहता है न्यू बॉय का एज क्या होगा, बताइए। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान जरा देखिएगा। 24 बॉयज है और इसके लिए हमने ट्रिक्स बना दिया है ये वाला। इसका एवरेज कितना है, वन बॉय इज उतना इज रिप्लेस्ड बाय न्यू बॉय। तो एक है 20 साल का लड़का और 24 लड़का है, तो इसका 3 महीना कम हो रहा है, तो 3 महीना को ईयर में बदलोगे तो कितना आएगा, 3/12। तो 24 का 1/4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 माइनस कर देते 14 साल। इसी बात को दूसरे ढंग से डिटेल में भी बता देता हूं, सुनो। एवरेज है 24 और कितना स्टूडेंट, एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज ऑफ ए क्लास, 24 बॉयज है, इसकी एवरेज हमें मालूम नहीं। एवरेज एज ऑफ 25 ऑफ ए डिक्रीज बाय 3 महीना, एवरेज एज हमें मालूम नहीं है, तो मैं बता देता हूं, जरा देखिएगा चाहिए। एवरेज एज इज इक्वल टू, नोट कर लिया, सॉल्यूशन, लेट एवरेज एज इज इक्वल टू x मान लिया, ठीक है। अब जरा बताओगे, फाइंड द न्यू बॉय एज ऑफ, लेट एज ऑफ न्यू बॉय इज इक्वल टू k, लेट एज ऑफ न्यू बॉय इज इक्वल टू k, ठीक है। तो बच्चे एक बात जरा बताओ मुझे, अब टोटल कितना होगा, 24 लड़का है और इसकी एवरेज x है, तो टोटल होगा 24x, ठीक है। अब जरा बताओ नाउ, अब जरा एक बात बताओ जी, टोटल कितना हो जाएगा, एक स्टूडेंट, अब जरा देखो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज नाउ टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 का 24 स्टूडेंट्स ही है, वो नहीं कम हो रहा, एक जा रहा है तो उसके बदला में आ रहा है, तो इतना इनटू, अब इसका वेट कितना हुआ, एवरेज एज कम हो रहा है 3 महीना, 3 महीना का मतलब 3/12 कम हो रहा है, तो ये हमारा टोटल हो गया। इसमें से कौन जा रहा है बच्चे, जा रहा है, ये टोटल हो गया जी, ठीक है। तो कौन जा रहा है बच्चे, एक बात जरा बताओ, 24x टोटल पहले था, उसमें से 20 साल वाला जा रहा है और k ईयर्स वाला आ रहा है, तो कहता है k की वैल्यू बताओ, हो गया 24 साल, ये तो हो गया 24x, पहले वाला था, तो पहले वाला में से 20 साल वाला एक गया और k ईयर्स वाला आ गया, तो इस वजह से एवरेज क्या हो गया, तो 3/12 कम हो गया, मतलब 1/4 कम हो गया, ये कितना हो जाएगा 24x। अभी हो गया 4, 24 में 4 से माइनस कर दो 6, ये हो गया 24x माइनस 20 प्लस के, माइनस 20 प्लस के, ठीक है, माइनस 20 प्लस के, ठीक है। जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी, अब इसको कट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 20 इधर आएगा तो 20 माइनस 6 इक्वल टू 14 साल, ठीक है, 14 साल। और बच्चे एक बात जरा सुनो, एक बात जरा सुनिए, ये हमारा हो गया आंसर। एवरेज हमेशा यूनिफॉर्म बताता है, मतलब हर ऑब्जर्वेशन को इक्वल समझता है, इक्वल है नहीं, बट एवरेज का मतलब, अरिथमेटिक मीन का मतलब है कि ऑल ऑब्जर्वेशन हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि 20 साल का है, एवरेज 20 ईयर्स है, तो टीचर भले ही 50 साल का क्यों नहीं हो, उसको भी 20 ईयर्स ही मानेगा, ये एवरेज बताता है ना। तो जरा एक बात बता दीजिए मुझे, 20 साल का एक बच्चा चला गया, उस वजह से, उस वजह से 3 महीना एवरेज कम हो गया,
मतलब आदमी का, हर बच्चा का एवरेज 3-3 महीना कम हो गया। तो इस तरह से कितना आदमी है? 24 आदमी है। तो 24 आदमी में से 3-3 महीना कम हो गया, तो 24 इंटू 3/12, 6 साल कम हो गया। 20 साल का बच्चा में से 6 माइनस कर दो, 14 साल। तो आंसर हो गया जी 14 ईयर्स। नहीं तो डिटेल में बना दो। ठीक है, ये जो है पहली लेक्चर है, और पहली लेक्चर में मैंने आपको इतना बात बता दिया जी। ठीक है, पहली लेक्चर में मैंने आपको इतनी बात बता दी। अभी अरिथमेटिक मीन खत्म नहीं हुआ, अरिथमेटिक मीन में अभी टाइम अच्छा खासा लगेगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब अरिथमेटिक मीन जो मैं बताऊंगा वह आपको अगले क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।